स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। संघर्ष ही जीवन का सार है और इसके बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं पड़ती है हौसलों की ज़रूरत। नमस्कार, विद वीमेन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट मीनू पादा और आज इन्हीं की कहानी सुनेंगे हम इनकी जुबानी। मीनू जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। थैंक यू सो मच तारिका जी, थैंक यू। मीनू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में और कैसा आपको गर्व महसूस होता है। आपने काफ़ी ज़्यादा इतनी सी उम्र में अचीव किया है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नाउ का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपका भी स्पेशली तारिका जी कि आपने सोचा कि नहीं कुछ इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, अचीवमेंट्स की जहाँ तक बात रही वहाँ तक मैं तो नहीं मानती फ़िलहाल मैंने कुछ इतना बड़ा अचीव कर दिया है कि मैं कोई अचीवमेंट्स के बारे में अपना वो कर सकूं। बट हाँ, एक रीसेंट एक मैनिफेस्टेशन ही कह लीजिए कि जहाँ पर मैंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म में जोश टॉक्स में अपने लाइफ स्टोरी जो है, जो हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म में बतानी है, तो वो जोश टॉक्स में बोलना एक मैं अपनी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ। बाकी प्रोसेस जारी है, बहुत लंबी लिस्ट है अभी तक दिमाग में जी। एनजीओज़ की बात करें, आप देखा जाता है कि आप एनजीओज़ में भी काम करती है, कई मेंबर हैं आप एनजीओज़ के। साथ ही अगर महिलाओं की बात करें, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी आप दिखती हैं। मतलब आपका जो फ्रंट फेस है वहाँ पे दिखता है, हर जगह आप अवेलेबल होते हैं। सोशल काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मैम, वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमेशा मेरा फोकस जो है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यही रहा है। मेरी वकालत भी इसी के दायरे में रहती है। मतलब ज़्यादातर विमेन ओरिएंटेड लॉस जो हैं और जो पॉक्सो है, जो बच्चों के रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज़ को लेके लॉ है, इसी के दायरे में मेरी वकालत भी होती है। इसके साथ साथ जो पॉश एक्ट है, जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में, उसको लेके मैं बहुत सारी कमिटीज़ में मुझे मेंबर बनाया गया है। जैसे टेली कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, SMVDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, GDC पलोड़ा मिश्रीवाला, उसके बाद ये साइंस कॉलेज जो है। तो इस तरह से बहुत सारी कमिटीज़ में मेंबर। अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट ये जो डाइट है इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी मुझे पॉश कमेटी में डाला गया है। तो मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलरली वुमेन और चाइल्ड राइट्स के लेकर ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी की, इनको अपलिफ्ट करना एट आवर लेवल वो ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो NGOs हैं जिनके साथ मैं इन्वॉल्व हूँ वो भी वुमेन और चाइल्ड राइट्स पे ही वर्क कर रही हैं। करियर की बात करें, आपके क्या क्या चैलेंजेस अभी तक आपको देखने में मिले थे? क्योंकि करियर चाहे किसी भी हो, प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन देखा जाता है महिलाएं जो होती हैं अक्सर उन्हें कई चैलेंजेस जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो आपको कब लगा कि नहीं, इस वक्त जो है अभी मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और मैं अब नहीं कर सकती हूँ, थक गई हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा? चैलेंजेस तो बीइंग अ वुमेन आपको भी पता होगा, लाइफ में चैलेंजेस हमारे लिए कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हमारे लिए चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट गर्भ में ही अगर मैं कहूँ तो जैसे ही पता चलता है 2 मोमेंट की लड़की है, चैलेंज उसी दिन एक लड़की के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी मैं अपने पर्टिकुलर चैलेंज की बात करूँ तो तारिका जी, मेरे जो चैलेंज हैं, हालांकि मैंने ये नेशनल प्लेटफॉर्म में भी वहाँ पर बताया जोश टॉक्स में, एक टैबू अटैच है उस चैलेंज के साथ कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, जिसके लिए जो है मैं वर्क भी कर रही हूँ और उसको ओवरकम करके ये सब चीज़ें, मतलब आप अगर आज मुझे बुला रही हैं तो मेरे ख्याल में ये चैलेंज से उभर के ही मैं आ पाई हूँ, तभी आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म में जगह दी। चैलेंज लाइफ में बहुत सारे आए और आगे भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। आप जितना मर्जी, क्योंकि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरे पीछे कोई भी वकील नहीं है फैमिली में, पूरे ख़ानदान में। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के नाते एक अलग ही चैलेंज है, आपको अपनी वकालत जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। और कोर्ट में लिटिगेशन में टिकना एज अ वकील एक लड़की के लिए डिफ़िकल्ट होता है जब उसके पीछे कोई ख़ानदान में वकील ना हो। बहुत सारे कोर्ट में भी चैलेंजेस आए, जैसे वहाँ पर
एक डोमिनेट करने की कोशिश की गई बहुत सारे, बट उनसे ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल में वो ऊपर वाला है, वो शक्ति देता है, अभी तक दे रहा है, आगे भी आई होप देते रहेंगे, वो साथ में ही है, तभी जाकर जो है चैलेंजेस से ओवरकम करके लगी हुई हूँ। लाइफ टाइम चैलेंजेस तो ख़त्म नहीं होंगे, बट यस मेरे को इतना पता है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ। मीनू जी, आपको कब लगा कि आप वकालत के लिए बनी हैं? मुझे वकालत प्रोफेशन ना हमेशा से बहुत फैसिनेट करता था। मतलब मुझे बड़े पावरफुल लगते हैं लॉयर्स, दे कैन चेंज एवरीथिंग। पूरा सोसाइटी में अगर कोई चेंज ला सकता है तो ओनली लॉयर हैज़ अ पावर, एक एडवोकेट के पास पावर है। मैं पीछे आती हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के एक मजालता तहसील आती है, बट्टल मोड़ एरिया है, वहाँ से गांव से आती हूँ। वहाँ पे मेरे पापा जो हैं उनको भी, मम्मा को भी वकालत प्रोफेशन बहुत फैसिनेट करता था। तो आफ्टर 12th मैंने जब देखा कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म निकला है न्यूज़पेपर में, तो उसमें लॉ का भी वो था कि लॉ का भी फॉर्म निकला है, तो मैंने ऐसे ही मन में बोला कि पापा मुझे ना लॉ करना है, और पापा ने सडनली बोल दिया हाँ बेटा करो। तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है कि आपने अपने फैमिली को बोला कि मुझे ये करना है करियर में, और उन्होंने बोल दिया हाँ बेटा करो। तो बस वो जर्नी स्टार्ट हुई, तैयारी की, JUET की एग्ज़ाम की, क्रैक कर दिया, लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गई 5 साल में। उसी के दौरान फाइनल ईयर तक जो है वो थोड़ा सा गांव में भी लोगों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, वो भोले होते हैं, उनको लगता है लॉ स्टूडेंट लॉयर एक ही बात है। जब मैं लॉ करी थी उनको लगता था कुड़ी साड़ी वकील बनी दी है, तो उनको ये नहीं था कि नहीं इससे अभी इसको लाइसेंस मिलेगा, वकालत की प्रैक्टिस करेगी, उनको ये था कि नई लड़की वकील बन गई है। तो थोड़ा बहुत जो कानून का पता चलता था स्कूल में या खुद पढ़ के जी, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ना स्टेट सब्जेक्ट का हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमें स्टेट सब्जेक्ट मैंडेटरी था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में शाहिद इकबाल चौधरी जो है हमारे DC थे, मेरे भाई को स्टेट सब्जेक्ट इमीडिएटली चाहिए था, क्योंकि उसने कुछ ये जो हमारा होता है ना JNK में एग्ज़ाम देना बाहर स्टेट्स के कॉलेजेस के लिए, उसने वो फॉर्म फिल किया था। अब स्टेट सब्जेक्ट जो है विद इन टाइम, एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है हमारा, लोकल लॉ है, उसमें एक टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतने टाइम के अंदर आपको स्टेट सब्जेक्ट मिलना ही चाहिए। अब वो डिले हो जा रहा था। ऑब्वियसली कुछ करप्शन वगैरह जो होती हैं, वो जो इशू करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ ये लोग दे के जाएँ। तो मैंने वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट उधमपुर की ही वहाँ पे एक बोर्ड में देखा था कि इतने टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट इशू हो जाते हैं। मैंने DC साहब, तब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, मैंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम शाहिद इकबाल चौधरी, उनको एक लंबा सा SMS किया जो एक लॉ स्टूडेंट के अंदर होता है कि एज पर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट सेक्शन सो एंड सो सर काइंडली इशू दिस स्टेट सब्जेक्ट एंड ऑल। तो सर ने इमीडिएटली मुझे कॉल बैक किया एंड दे सेड कि मैडम आप और आपके ब्रदर कल आ जाए आप, क्योंकि फाइल हमारी ओके थी बट हमें स्टेट सब्जेक्ट इशू नहीं कर रहे थे। तो मतलब वो मेरे लिए ऐसा टाइम था, एक आप सिर्फ इमेजिन करिए 4th ईयर स्टूडेंट लॉ का, जिसको DC खुद बुला रहे हैं, अपने ऑफिस में चाय पिला रहे हैं, उसके भाई को भी चाय पिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनका स्टेट सब्जेक्ट अभी तक इशू की, इमीडिएटली हमें स्टेट सब्जेक्ट इशू हो गया। दैट टाइम आई रियलाइज कि कानून अगर पता हो तो यू कैन अपना तो भला कर ही सकते हो, बहुतों का और भी भला कर सकते हो। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, अपना तक तो ठीक है, लेकिन जितना वुमेन और चिल्ड्रन हैं जी, उनका भी थोड़ा सा जो मेरे बस में है मैं एटलीस्ट वो कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए। जी। मीनू जी, फैमिली की बात करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मा हैं और मेरा भाई है, ही इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट। वो मेरे से 3 साल छोटे हैं लेकिन वो भी वकील ही हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। और सपोर्ट आपको सबकी तरफ से मिली है? मिल ही रही है अभी तक ऑब्वियसली, वरना एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है जब तक उसकी फैमिली सपोर्ट ना करे। अगर मैं जा पा रही हूँ, वकालत कर पा रही हूँ, यहाँ पे आ पा रही हूँ, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट पीछे है। फर्दर प्लान्स क्या हैं आपकी? क्या एम है आगे का आपका? क्या प्लान्स किया आपने? ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान में वैसे बना के चलती नहीं हूँ, बट हाँ कुछ लाइफ लिस्ट, कुछ बकेट लिस्ट तो होती है दिमाग में कि यू हैव टू अचीव दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, वो उसको पूरा करने में लगी हूँ। मेन जो मेरा फोकस है वो यही है कि विमेन और चाइल्ड राइट्स को ही मेन फोकस में रख के मुझे करना है, वो एज अ लॉयर करूँ या फिर कल को मेरा ये भी प्लान है कि अगर मैं कमीशन में मेंबर आ जाती हूँ, अगर सपोज, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद हमारे सारे कमीशन डिसॉल्व हो गए हैं, तो मेरा ये भी है फोकस की, क्योंकि वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी, तो पोजीशन में रह के मैं
जो मेरा मन का वो है कि बहुत कुछ करना है, वो शायद बेटर लेवल पे कर पाऊंगी जब मेरे पास एक पावर होगी उसमें। तो देखते हैं अभी क्या है, अपने से तो काम कर ही रही हूँ, आगे ऊपर वाले का है। उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट चुकी हैं? मैं देखिए उन लड़कियों को, महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपकी अपनी स्टोरी होगी, मेरी अपनी स्टोरी है, मे बी आपके इससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हों, बट आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको जो आज पहाड़ की तरह चैलेंज लग रहे हैं, अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। ये मेरे से लिखा के ले लीजिए। आप अगर अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आपको जो भी बन पड़ रहा है वो करिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं मैम, विक्टिम होती हैं, वो कहती हैं मैम हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। आप एक इंडिविजुअल हो, आप बेटी बाद में हो, पत्नी बाद में हो, सब कुछ आपके रिश्ते वो सेकेंडरी आ जाते हैं। आप एक इंडिविजुअल हो, आपको ऊपर वाले ने पूरा आपको मतलब जिंदगी दी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप जब तक अपने लाइफ में किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो इंटेंशनली, तब तक आप लाइफ में वो सब करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए चीज़ें रोक रही है। उन सब में अगर आपके अगेंस्ट आपकी खुद की फैमिली भी खड़ी है, उनके अगेंस्ट चले जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो भगवान का मतलब मैसेज है कि आप अगर अपने साथ जस्टिफिकेशन आप अपने आप को नहीं वो कर पाए ना, सेव कर पाए, या फिर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो आप बाकी तो फिर भूल जाइए। वो तो आगे आप जी रहे हो, पर एक टाइम निकाल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तो अपने लिए कुछ करो, ताकि कल को बच्चे जो आपके हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे स्पेशली बोलूँगी कि जो आप कल शादी करो तो आपके बच्चे कहीं बाहर रोल मॉडल नहीं देखें, वो आप ही में आपका रोल मॉडल देखें कि मेरी मदर जो हैं शी इज़ द रोल मॉडल, मुझे इनको फॉलो करना है। तो वो मेरे ख्याल में इतना स्टैंड एक लड़की को लेना चाहिए अपने लिए। आपके लिए कौन रोल मॉडल है? ऐसे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, बहुत हैं। हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं आई जिनको सिर्फ आप जिनके बारे में सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी मदर जो हैं वो भी मेरी रोल मॉडल हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करते देखा है। जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जो एक कहते हैं ना पितृ सत्ता, जो एक सोसाइटी होती है, हर एक मदर को देखा होगा बहुत सारी लड़कियों ने कि वो सुन रही है फिर भी कि नहीं बच्चे पढ़ जाएं, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, सबकी सुन रही है कि नहीं तूने ये नहीं किया, सास की सुन रही है, पति की सुन रही है, सोसाइटी की सुन रही है। जब मैं लॉ कर रही थी और मेरा भाई भी लॉ कर रहा था, तो मेरी मम्मा को मेरे रिलेटिव्स ने बहुत ने बोला ये कोई डिग्री है कराने वाली, तुझे बच्चे वकील बनाने हैं, तुझे पता है वकील वही बनते हैं जो पीछे भी वकील हो, तू यहाँ पे बच्चे जो हैं वकील बना के करेगी क्या। आज मेरे ख्याल में जब मैं यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म से बोलती हूँ या कहीं भी पहुँची हूँ, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँची हूँ, अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन हाँ जहाँ पर भी मैं बोलती हूँ तो मेरे ख्याल में उन लोगों को एक करारा जवाब है कि मेरी मदर ने अगर वो डिसीजन लिया तो उनको पता था कि मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि मदर बहुत बड़ी रोल मॉडल हो सकती है। आपकी मदर अगर आपके सपोर्ट में है ना खड़ी, तो पूरी दुनिया भी अगेंस्ट खड़ी हो जाए, डजेंट मैटर। जी, आपकी क्षेत्र की अगर हम बात करें, आपका क्या योगदान रहता है? मेरा मोस्टली जो है विमेन, जैसे मैंने बात की, रेप विक्टिम जो हैं, रेप वगैरह होते हैं, विक्टिम होती हैं, उनमें मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी गैप आ जाता है टाइम का ना एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने में। तो वहाँ पे स्टेट जो है जब एक्टिवली नहीं परफॉर्म करती, हालांकि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसकी जो बात है वो कोर्ट तक लेके जाए, लेकिन जहाँ पर वो नहीं लेके जाती है और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर जो है कोर्ट तक उस केस को लेके जा सके। पॉश कमिटीज़ में जो सेक्सुअल हरासमेंट, हर एक वर्क प्लेस जो है उसमें अवेयरनेस फैला रही हूँ, और बहुत सारी कमिटीज़ में, जैसे मैंने आपको कहा 6-7 कमेटी पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में भी थी। मेन ये है कि जो वर्क प्लेस है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो भी स्टेप हो सकते हैं, वो चाहे अवेयरनेस के थ्रू हो या वर्कशॉप लगा के हो या लोगों के घर घर जाके या फिर लीगल कैंप्स लगा के गाँव में जाके, जो भी कानून की अवेयरनेस, मुझे लगता है अवेयरनेस इज़ अ की। अगर आपको चीज़ पता होगी ना तो आप उसको किसी ना किसी तरह आप हल निकाल दोगे। जब आपको चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, जैसे गांव की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो सिटी की जो वेमेन हैं उनके बारे में, दे आर अवेयर। गांव में अगर लेडीज़ को पूछो, जैसे मैं एक मैम एग्जांपल देना चाहूँगी, एक बार हम लीगल कैंप कर रहे थे, वहाँ पे एक लेडी को हस्बैंड मारते पीटते थे, तो
जब वहाँ पे पूछा गया कि मैंने जब लीगल कैंप किया तो उसके बाद जब कैंप खत्म होने लगा तो मेरे पास कुछ लेडीज आई, दे सेड कि मैम जो आप बोल रहे हो ना, इस लेडी के साथ रोज ये होता है पर ये कभी भी आवाज़ नहीं उठाती। तो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड आपको मारते, बहुत मारता पीटता था। वो कहती मैम हस्बैंड ही तो है, हस्बैंड नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। सो दिस इज अ माइंडसेट ऑफ अ वुमेन कि मतलब हस्बैंड ही तो है, तुम एक इंडिविजुअल हो, हस्बैंड है तुम्हारा, उसका कोई हक नहीं है तुम्हें मारने का, पीटने का। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर लगा दो सीधे। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें कुछ भी एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक कंप्लेंट फाइल करो, तुम्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाएगा, अपने हस्बैंड के साथ ही अपने घर पे रहो। तो मेरे ज़्यादातर जो फोकस है वो यही वुमेन ओरिएंटेड लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूएलिटी, पॉश एक्ट है, पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, एंटी रेप लॉज है। तो मेरा ये जो है अल्टीमेटली लोगों को अवेयरनेस कराना। देखिए आजकल बात बहुत तो होती है कि औरतें मिसयूज़ कर रही हैं, कानून मिसयूज़ कर रही हैं। मिसयूज़ का अगर आप अभी भी डेटा देखें तो वो मेरे ख्याल में उसका 10% भी नहीं है। आज भी अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें तो उसमें औरत के साथ बलात्कार औरत नहीं कर रही है, औरत के साथ सेक्सुअल हरासमेंट औरत नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मर्द ही इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मर्द एक जैसे हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन्वॉल्व आदमी ही होते हैं। एनसीआरबी का डेटा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पीक पे है। हमने सोचा कि निर्भया केस होगा उसके बाद तो रेप खत्म ही हो जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कानून है, डेथ पेनल्टी तक की सज़ा है हमारे यहाँ पे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस अगर आ जाता है। लेकिन कितने ही लोग हैं जो आजकल मतलब रेप उसके बाद नहीं हुए, मेरे ख्याल में इंक्रीज ही हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और चाइल्ड अब्यूज़ की अगर बात करूँ, बच्चे सबसे वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। मैंने एक पीआईएल लगाई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट में, जिसमें मेरा ये फोकस मेन है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाए। गुड टच, बैड टच क्या होता है, कोई अगर आपको इस तरह से कोई ऐसी जगह में टच कर रहा है जहाँ पे आपको सही नहीं लग रहा है। अब आधे बच्चों को, गाँव के बच्चों को पता ही नहीं है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो भी जाएगी, उनके साथ कुछ हो भी जाएगा ना ऐसा, वो दे विल नॉट एबल टू टेल इवन देयर पेरेंट्स, वो उनको शेम फील होती है। और मैं कहती हूँ कि हर तीसरा या चौथा बच्चा कहीं ना कहीं उसके साथ कभी ना कभी सेक्सुअल उसको असॉल्ट किया होता है। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बच्चों को बताओ तो सही। इतना स्ट्रॉन्ग कानून लाके क्या फ़ायदा है जब तक बच्चों को पता ही नहीं होगा कि मेरे को अगर कोई ऐसी जगह पे टच कर रहा है तो मुझे घर वालों को बताना है जी। मुझे पेरेंट्स को बताना है कि मम्मी मेरे को किसी ने ना इस तरह से किया है हरकत। तो ये सब चीज़ें मेरा मेन फोकस है कि कानून हमारे मैं तारिका जी बात करूँगी कि हमारे इतने लॉज हैं हमारी कंट्री में, हर सब्जेक्ट पे लॉ है, मतलब हर सब्जेक्ट पे लॉ है, इतने कानून हैं, लेकिन फिर भी क्राइम पीक पे है क्योंकि कानूनों के बारे में जानकारी ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस जो है इज द की। जब बच्चों को पता होगा गुड टच बैड टच क्या है, उनको पोइम से बताओ, उनको एजुकेशन करिकुलम, हिंदी इंग्लिश मैथ इज इम्पॉर्टेंट बट इक्वली इम्पॉर्टेंट गुड टच बैड टच भी है। हिंदी इंग्लिश मैथ से जितना वो समझ नहीं पाएंगे उतना वो इंसान को समझ लेंगे, वो कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, मुझे किसको बताना है। टीचर को स्कूल में एक उसको ये वर्क देना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चे के साथ कुछ होता है तो आपको बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना है कि आप मुझे आके बता सकते हो, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ लॉयर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अवेयरनेस लास्ट जितनी मेरी कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँचे अवेयरनेस। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मीनू जी, आज आपने अपना कीमती समय द न्यूज़ नाउ को दिया। तो आपको बता दें ये थे हमारे साथ एडवोकेट मीनू पादा जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई अपनी ज़ुबानी। बने रहें तब तक के लिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे तारिका महाजन को और साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।